हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पिछले सालों में बैंक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनकी डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। ये मेंस एग्जाम्स की एक तगड़ी एक्सप्रेस सीरीज़ होगी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है। प्री एग्जामिनेशन जिनका क्वालिफाई हो गया, बच्चों आपने मेहनत की, मेहनत रंग लाई है। और जिन बच्चों का प्री एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, जम के मेहनत करो और अपनी गलतियां पहचानो। प्रणाम प्रणाम नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। और आज से मेंस एग्जाम की एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। इस एक्सप्रेस सीरीज में हम तेज़ी से जितने भी प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस होंगे उन सबको कवर करने वाले हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। और समझेंगे कि क्या मकसद था, वो क्वेश्चन रखा गया तो क्या चेक करने के लिए रखा गया और उसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आ जाओ सभी फटाफट से, फिर शुरुआत करते हैं। बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट्स इस समय ये सेशन देख रहे हैं, कि क्या रिजल्ट रहा आपका, मैं जानना चाहूँगा। और माफ़ी भी मांगना चाहूँगा उन सबसे जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ रिजल्ट का भी। बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया अभिजीत, ऐसी मेहनत करो। सर आई क्वालिफाई पीओ प्री। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिनका क्लियर हो गया बहुत अच्छे बच्चे, जिनका नहीं हुआ है अब एंथुजियाज्म बनाओ और जो अपनी कमियां पहचान के रेक्टिफाई करो। बहुत बढ़िया रोहित। तो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनका क्लियर हुआ है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है। पर मैं कह सकता हूँ कि मेजोरिटी ऐसी है जो मेंस की तैयारी करने के लिए आई है, जो उनका क्लियर हो गया है। और मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ उन बच्चों के लिए जिनका क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी वो मेंस का क्वेश्चन पढ़ने आए हैं। क्योंकि ऐसी ही यही चाहिए। हम जब जागो तभी सवेरा। अब एक बच्चा है जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ है, फिर भी इस समय इस मेंस के सेशन में नहीं है, मतलब अभी तक उसको समझ भी नहीं आया कि क्वालिफाई कैसे करना है। सीधी सी बात है। मेंस और प्री का कॉम्बिनेशन एक साथ लेके चलना होता है। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं बच्चों। बच्चे धीरे धीरे आते हैं, लेट लतीफ़ हो गए हैं आजकल स्टूडेंट्स, जब से प्री के रिजल्ट आने लगे हैं। चलिए, आज डे 1 है बच्चों मेंस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज़ का। आज से आगे कल डे 2 होगा और ऐसी आगे सीरीज़ चलने वाली है। बच्चे पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़नी, तगड़े तरीके से पढ़ाई करनी है हर एक बच्चे ने। आप में से अगर किसी ने भी टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया हुआ, जो चैनल्स हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। ये सर्च करके, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और यहीं पे आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी, अनलिमिटेड कंटेंट मिलेगा प्री और मेंस का सॉल्व करने का, और अपडेट्स मिल जाते हैं जब भी कोई फ्री क्लास या फिर पेड क्लास होती है तो। और यहाँ पे आपको फ्री क्विज़ एंड टेस्ट चल रहे हैं मेरे द्वारा। आप तो और अच्छे से इंटेंसिफाई करो अपनी प्रिपरेशन को, क्विज दो और टेस्ट दो। इस ग्रुप के अंदर आपको एक पिन किया हुआ मैसेज मिलेगा, एक मैसेज होगा ऊपर जिसको पिन किया होगा, उस मैसेज को पढ़ लो। वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि क्विज़ कैसे दी जाती हैं। ठीक है, तो ये पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने का मेरा यहाँ पे एक पूरा का पूरा एजेंडा है, जो मैं डिस्कस करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। खत्म होने तक आपके एग्जामिनेशन 29 से शुरू हो रहे हैं, तो उन सब एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी फिनिश करूंगा। आपका एस बी आई पी ओ मीन्स 29 से है, आर आर बी पी ओ मीन्स 30 जनवरी को है, और आई बी पी एस पी ओ मीन्स 4 फरवरी को है। तो ये जो सीरीज चलेगी 28 तक चलेगी, और आप बच्चों पढ़ाई करते रहो ज़बरदस्त तरीके से। मेंस की पूरी तगड़ी तैयारी करनी है आपने मेरे साथ। इसका आंसर बताओ, ए बी डी ओनली, ए बी सी डी ओनली, ए बी सी या फिर ओनली ए? बताओ क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे क्या आंसर होगा। भारत स्पैमिंग नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करो, हो जाएगा क्लियर। सही तरीके से पढ़ाई करो और सही जगह आ गए हो, चाहे भूले भटके सही जगह आ गए हो, अब ढंग से फॉलो करो और पढ़ाई करो। आवाज़ बहुत कम है।
भारत स्पैमिंग नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। बहुत बढ़िया आवाज़ है, कैसी बात कर रहे हो। दीपक कुमार, फ़ोन की आवाज़ बढ़ाओ, साइड में वॉल्यूम रोकर्स हैं उनको दबाओ। आंसर नहीं आया बच्चों। स्पीड ऑफ राम विद विच कैन ट्रैवल द सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस इन 3 hours। चलिए देखिए, समझिए ध्यान से क्या चल रहा है इसमें। आपको डेटा क्या दिया हुआ है? सबसे पहली चीज, हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो डेटा होना चाहिए। भाई विक्रम ट्रैवल कर रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई। एक पॉइंट एक्स है, एक पॉइंट वाई है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ट्रैवल कर रहा है विक्रम। पॉइंट एक्स से लेकर पॉइंट वाई ट्रैवल कर रहा है वो। ध्यान से सुनना, ये विक्रम ट्रैवल कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक ट्रैवल कर रहा है वो। आपको बोल रहे हैं वो एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। एस की तो स्पीड है उसकी, and if it travels the same distance with s plus 12 किलोमीटर पर आवर, he reaches his destination 1 hour before। तो कह रहा है कि मान लो अगर s किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है तो उसको t टाइम लगता है। अगर आप उसको s माइनस एस प्लस 12 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कराते हो तो उसको 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है वो, मतलब t माइनस 1 टाइम लगता है। और अगर आप उसको s माइनस 4 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कराते हो, अगर ये स्पीड आप उसकी कर देते हो तो उसको 30 मिनट्स वो लेट पहुंचता है, मतलब वो आधा घंटा लेट पहुंचता है, मतलब उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। मैं ये कह सकता हूँ। ये 3 अलग अलग सिचुएशन आपको दी हुई हैं। अब बच्चों, अब आपके सामने है डिस्टेंस जो होगा। अब यहाँ पे x और y का डिस्टेंस मान लो d मान लेते हैं हम, कि x और y का जो डिस्टेंस है वो d है। तो वो d तो हर एक केस में कांस्टेंट है ना बच्चों, d तो हर एक केस में कांस्टेंट है। चाहे आप पहले केस की बात करो, ये केस 1 है ना, केस 1 हो, केस 2 हो, केस 3 हो, ये तीनों केसेस हैं आपके सामने। अब तीनों केसेस में ये जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ट्रैवल तो x से y किया जा रहा है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जरा फर्स्ट और सेकंड केस को देखो, केस 1 एंड केस 2। s की स्पीड से t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा, s इंटू टी। और s प्लस 12 की स्पीड से t माइनस 1 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा, s प्लस 12 की स्पीड से। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, s प्लस 12 की स्पीड से t माइनस 1 के टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो ये दोनों तरफ ट्रेवल किए गए डिस्टेंस की बात हो रही है इधर, तो ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है। हम जानते हैं इधर से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि s और t वेरिएबल में होगी, क्योंकि st से st कट जाएगा और s और t वेरिएबल में एक इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट और थर्ड केस को कंबाइन करते हो तो आप देखोगे कि st इज इक्वल टू s माइनस 4। वहां जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है s माइनस 4 की स्पीड से इतने टाइम के लिए ट्रेवल हो रहा है। तो यहां पर भी आपको s और t में एक दूसरी इक्वेशन मिल गई है, एक इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है। तो आपके पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, तो क्या दोनों वेरिएबल कैलकुलेट हो जाएंगे? बेसिक कॉमन सेंस, आपको मेंस की तैयारी करनी है, इतनी बेसिक कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। मैं ये सारा डेटा रीड करके, सिर्फ रीड करने भर से बता सकता हूं कि आप इसके अंदर s भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसके अंदर t भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बड़ी इजीली पता लग जाएगी। बच्चों, ये जो सवाल आपके सामने है ना, अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे ना पेपर में, कभी कभी आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको ऐसे सवालों में सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल डेटा से अंदाजा लगाना होता है कि मेरा क्या आंसर ये आ सकता है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं। इसके और भी अच्छे अच्छे तरीके हैं कैलकुलेट करने के, पर बात तरीके अच्छे की नहीं है, बात है हो जाएगा ना। क्या आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो एस और टी की वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, मेरे पास एस और टी की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास एस की वैल्यू भी है, मेरे पास टी की वैल्यू भी है। अब कह रहा है कि दी गई कंडीशंस के हिसाब से मैं क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूं। सबसे पहले कह रहा है राम की स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूं क्या मैं, जो ट्रेवल करता है सेम डिस्टेंस 3 घंटे में। तो मेरा जवाब है कि मेरे पास s की वैल्यू है, मेरे पास t की वैल्यू है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस भी आ जाएगा। अब मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास राम को लगने वाला समय है, मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी। तो मैं क्या a कैलकुलेट कर सकता हूं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो गया, ये 2 ऑप्शंस तो गए। उसके बाद बी डी यहां पे भी प्रेजेंट है, बी सी यहां भी प्रेजेंट है, ए यहां प्रेजेंट है। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं सिर्फ क्या करने वाला हूं, मैं डी चेक करूंगा। डी चेक करने से मुझे पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच का डिस्टेंस बताना है।
इफ z लाइज इन बिटवीन x एंड y, z लाइज बिटवीन x एंड y, अब x और y के बीच में लाई कर रहा है वो, पर कितना बीच में, एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बोला उसने, या फिर कहां पे, बीच में तो कुछ भी हो सकता है, बीच में तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 किलोमीटर पे हो और ये 50 किलोमीटर हो, ऐसा तो नहीं बोला ना मिड में लाई कर रहा है, बीच में तो कहीं पे भी हो सकता है। तो क्या मैं x और z का डिस्टेंस निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। तो ए बी डी भी नहीं हो सकता, ओनली ये, तो वैसे ओनली ये चेक करना पड़ेगा आपको ए बी सी, तभी आप बता सकते हो कि बी हो पाएगा कि नहीं। तो स्पीड ऑफ विक्रम इफ ही रीचेस 30 मिनट्स लेट, हम बता सकते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका कि आप विक्रम की स्पीड, नोट ए बी डी, सॉरी ए बी डी आंसर आ जाएगा, नॉट ए बी सी, क्योंकि डी हमने कैलकुलेट कर लिया ना कि डी नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एस की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, वो तो कॉमन सेंस है, स्पीड तो निकली जाएगी, तभी तो एस की वैल्यू तो शुरू में ही आ गई है। तो बच्चों यहां पर आपने ध्यान रखना है इस चीज का कि कैसे कैसे आप डॉट्स को कनेक्ट करके आप आंसर निकालते हो। तो ए बी डी आपका आंसर आएगा। इसके अंदर सभी को समझ में आया कि नहीं, एक बार पूरी एनर्जी के साथ मैं जानना चाहूंगा। बताओ जल्दी से बताओ, सारे के सारे बच्चे एक साथ, समझ में आया कि नहीं? डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एस की वैल्यू तो शुरू में ही आ गई ना बच्चों, एस की वैल्यू तो शुरू में ही आ गई। तो बड़ा प्यारा सवाल था। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर 3 आदमी हैं और उनको 2 महिलाओं की एफिशिएंसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो कुछ ऑप्शंस हैं, बताओ कि कौन कौन सा हो सकता है कंडीशन। एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए इस समय, बहुत ही बढ़िया लेवल पे एनर्जी होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। अरे छा गए तुम तो सारे, सबको ही आ गया, बहुत सयाने हो गए तुम तो। प्री के बाद अक्सर बच्चे सयाने हो जाते हैं, जो लेट आए हैं वो इस क्वेश्चन से सयाने हो जाना। रजत सिर्फ टेलीग्राम में सर्च कर लो @quiz149, मिल जाएगा, लिंक की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप जानते हो कि यहां पे जो बात हो रही है, कह रहा है 3 मैन जो हैं कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 आवर्स लेस देन द टाइम टेकन बाय 2 women। मतलब इनका कहना है कि 3 आदमी जो काम करेंगे, मान लो एक आदमी इतना काम करता है m यूनिट्स, एक विमेन कितना काम करती है, इतना काम करती है। तो इनका कहना है कि 3 आदमी जो काम करेंगे और 2 वुमेन जो काम करेंगी, उनके बीच में एक रिलेशन है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टाइम लगता है ना, वो 3 आदमियों को कम लगता है टाइम। टाइम जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, टाइम 3 आदमियों को कम लगता है कंपैरिजन में 2 वुमेन के, ये कहा जा रहा है। तो पक्की बात है कि एफिशिएंसी जो होगी वो 3 मेन की ज़्यादा होगी 2 वुमेन से, हम ये कह सकते हैं। 3 मेन की एफिशिएंसी 2 वुमेन से ज़्यादा होंगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको जो दिया गया है, एफिशिएंसी दी गई है, गिवन वी आर गिवन विद द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, और टाइम जो है पॉजिटिव ही होगा ऑब्वियसली, ये तो ऐसे ही मेंशन किया होगा, तो जनरल एस्पेक्ट है, टाइम तो पॉजिटिव ही लेंगे हम। तो बच्चों अगर देखोगे, एक आदमी अगर 6 यूनिट काम करता है तो 3 6 18, और यहाँ एक वुमेन 5 यूनिट काम करती है तो 2 5 10। एक आदमी यहाँ पे 2 यूनिट काम करता है, देखो यहाँ पे एक आदमी 2 यूनिट काम करता है तो 3 2 6। एक वुमेन 2 यूनिट का, 2 वुमेन है, एक वुमेन 3 यूनिट काम करती है तो 2 3 यहाँ पे 6 फिर से हो गया। अब 5, अगर एक आदमी करता है 3 यूनिट काम, तो सॉरी एक आदमी करता है 5 यूनिट काम, 3 आदमी है तो 3 5 15 हो गया। एक वुमेन करती है 2 यूनिट काम, 2 2 4 हो गया। 8 3 8 अगर आप देखते हो 24 यूनिट्स काम हो रहा है, 2 5 यहाँ पे काम हो रहा है 10। तो आप देखोगे यहाँ पे केस ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये बराबर है, तो ये वाला केस नहीं ले सकते हम, क्योंकि एक 3 मैन की एफिशिएंसी 2 वुमेन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, तो ए वर्क करेगा, सी वर्क करेगा, डी वर्क करेगा, तो ए सी डी ओनली हमारा आंसर वर्क करेगा। समझ में आया कि नहीं?
समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे एक साथ। बहुत ही बढ़िया यार, तुम तो छा गए सारे के सारे बच्चे, तुम तो छा गए। अच्छा, ये अगर मैं आपको एक और कंडीशन दे दूं इसी सवाल के अंदर, ठीक है, इसी सवाल के अंदर एक कंडीशन और दे दूं। कई बच्चे ना कहते हैं कि देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई इसमें एक एक चीज़ चेक करते हैं, वो मैं बताऊंगा। एक ऑप्शन और दे दूं अगर आप, मैं तो आप ई के लिए मुझे बताना यस या नो, ठीक है? ई के लिए बताना मुझे यस या नो, सिर्फ ये बताना है आपने, ठीक है? समझ गए सारे के सारे बच्चे? तो आपका ये है उस केस में जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। और सारे के सारे बच्चे ने ध्यान से देखना। देखते हैं, कई बच्चे इसमें ऐसे कंसिडर करते हैं कि भाई ये स्टार्टिंग वाला नंबर तो बड़ा ही है, तो हमारा आंसर इसमें ये बड़ा, ये वाला नंबर तो छोटा है, मतलब इस कंसिडर में छोटा है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसको रॉन्ग कर देते हैं और इन सबको करेक्ट कर देते हैं। बट वो चीज़ कैसे, सच में सिर्फ इतना ही चेक करना था या फिर जो मैंने किया है वो एक्स्ट्रा चेक किया? पहले तो ये बता दो। सिर्फ इतना ही चेक कर लेने से बात बन जाती? पहले तो ये बता दो, क्या सिर्फ इतना ही चेक कर लेने भर से बात बन जाती? बताओ, जल्दी से बताओ। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि ये 3 है और ये 4 है, तो वो आंसर आएगा? बताओ। 3:4 है, बताओ, तुम्हारे ऊपर सवाल डाल दिया मैंने, बताओ। ये 3:4 है, ई ऑप्शन, यस और नो? यस और नो? यस और नो? सर मुझे ये जवाब चाहिए, यस और नो, क्या ये होगा? और एफ ऑप्शन में आप डालेंगे यहाँ पे 1:1, क्या ऐसा होगा? 3:4 क्या सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को? नालायको, नो कैसे हो जाएगा? एक आदमी 3 यूनिट काम करता है, तो 3 आदमी कितना काम करेंगे? 9 यूनिट। एक अगर विमेन 2 यूनिट, एक विमेन अगर 4 यूनिट काम करती है, तो 2 विमेन करेंगी 8 यूनिट। ज्यादा आया तो सही, तो 9 इज ग्रेटर देन 8 आया ना, तो वर्क करेगा। अगर एक आदमी 1 यूनिट काम करता है, तो 3 आदमी 3 यूनिट काम करेंगे। और एक औरत अगर 1 यूनिट काम करती है, 2 औरतें 2 यूनिट काम करेंगी, तो ये भी ज्यादा आया, तो दोनों ही यस होगा। हमको चाहिए बस कि मैन के एंड से ज्यादा काम होता हो। मैन के एंड से ज्यादा काम होगा तो ऑटोमेटिकली लेस टाइम लगेगा। सयाने बन जाओ तुम सब, सयाने नहीं हो। हमको चाहिए बस ज्यादा काम हो। अब जरा क्वांटिटीज को कंपेयर करो, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, इनको कंपैरिजन करो, इनका जरा बताओ क्या आंसर आएगा। ये हिंदी वाला थोड़ा सा छुप रहा है मेरे पीछे, पर मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। धनराशि ज्ञात करें लिखा है, ये जो ये मेरे पीछे छुप रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, धनराशि ज्ञात करें। टैलेंट प्रमोटर्स लिख रहे हैं आगे। चलो सर, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, मिस्टर टैलेंट प्रमोटर्स। अगर मैं कोई सवाल कर रहा हूँ और करा रहा हूँ तो वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टाइम कीमती है, तो आपका भी है, ठीक है? जल्दी से रिलेशन, जल्दी से बताएंगे, क्वांटिटी 1, 2, 3 के बीच में क्या रिलेशन है, जल्दी से बताओ। और जो बच्चे कहते हैं कि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तुम तो गलत करे बैठे हो। तुम तो गलत कर दिए सवाल पिछले दोनों तीनों, काफ़ी सारे बच्चों ने। हाँ जी दीक्षा, सब कुछ कवर होता है उसके अंदर। आंसर नहीं आया भाई, क्या कर रहे हो, इतनी देर क्या लगा रहे हो इतने आसान सवाल में? 3 क्वांटिटीज़ हैं, तीनों ही आसान है।
अ डीलर मार्क द प्राइस ऑफ अ मोबाइल अप बाय 15%, 15% से ऊपर यहाँ पे मार्क कर दिया गया। ठीक है जी। अ बॉय यूज्ड अ कूपन कोड विच ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 500 ऑन द मार्क प्राइस, एडिशनली he got a cashback of 10% on using the credit card. The purchase price of the mobile if the cost price was 12,000 rupees. ठीक है, ये आपके सामने। तो चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल क्वांटिटीज को देख लेते हैं बच्चों। डीलर ने मार्क किया प्राइस को 15% ऊपर, सबसे पहले 15% ऊपर मार्क कर दिया, उसके बाद 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे, उसके बाद एक एडिशनल कैशबैक में मिला 10% का जो क्रेडिट कार्ड पे मिला है। तो परचेज प्राइस अगर 12,000 है तो उसके हिसाब से क्या क्या सिचुएशन चल रही है ये बताओ। तो बच्चों 500 रुपए का डिस्काउंट मिला और एक तरह से 10% का एडिशनल कैशबैक मिला। ठीक है, ये दो चीजें हैं आपके सामने। अब 12,000 रुपये 12,000 है, 12,000 पे 15% आपने वैल्यू बढ़ा दी, 12,000 पे 15% आपने वैल्यू बढ़ा दी तो कितनी बढ़ गई वैल्यू, आपने इंक्रीज कर दी। इसका 15% कितना होगा 1800, तो 13,800 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 1800 वैल्यू बढ़ा दी आपने, 10% 1200, 5% 600, तो 1800 हो गई वैल्यू। उसके बाद 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया तो 13,300 आ गई वैल्यू, बिल्कुल आ गई। 13,300 अगर आ गई वैल्यू तो उसके बाद यहाँ पे 10% उसको कैशबैक में मिला, 10% कैशबैक मिला, तो 10% कैशबैक अगर आप इसमें से दे दोगे तो 1330 का कैशबैक हो गया, 1330 का कैशबैक हो गया, हम ये बोल सकते हैं। तो इसमें से आप 1330 कम करेंगे, 1300 कम किया 12,000 रह गया, 30 और कम किया तो 11,000। यहाँ पे इसमें पूछा क्या गया इसमें एग्जैक्टली द परचेज, ओके ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1330 आपने कम किया, 1300 कम किया तो 12,000 रह गया, 30 कम किया तो आपके पास 11,170 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो ओवरऑल डिस्काउंट ही हो रहा है 11,970, सॉरी 11,970 आ गया। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपके सामने रखी जा रही है। ये क्वांटिटी 1 है जो इसके अंदर आपने प्रोवाइड की है। उसने कितने में खरीदा है, ये परचेज कितने में किया, 11,970 में किया, तो परचेज प्राइस पूछा जा रहा था, वो हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है जी। अब अभी आपको ABCDE का यूज़ भी सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। अभी पहले आपने ये देख लिया, बड़ी सिंपल तरीके से मैंने बताया। अभी इसको एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 500 जो है ये आप जैसे सक्सेसिवली ऐड कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे सक्सेसिव लगाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, बट आप देखोगे ना तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी है, तो आप उल्टा सक्सेसिव लगा सकते हो कि ऐसे चलो और फिर आपने ऐसे देख लिया कि भाई इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अभी इसके लिए यही सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि डायरेक्ट लिंकेज ऐसी कोई बड़ी और डिफिकल्ट परसेंटेजेस नहीं है। एक बार दोबारा बता दूंगा मैं, अगर किसी बच्चे को डाउट रह गया इसके अंदर तो एक बार पहले क्वांटिटी 2 पे मूव करते हैं। कह रहे हाशिम, फाफ और जीन, ये 3 लोग हैं, इन्होंने बिजनेस किया 7:8:9 में। आपने बताना है शेयर ऑफ हाशिम टोटल प्रॉफिट इज 41040, ये आपके सामने है। सर मार्क पे मिलता है ना डिस्काउंट, तो मार्क पे ही तो दिया डिस्काउंट, कैशबैक मिला है ना, वो तो आगे तो सक्सेसिव चलता है ना, वो तो 500 का डिस्काउंट मार्क पे ही दिया, मैंने मार्कअप ही किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 41040, इसमें से हमने बताना है हाशिम को 7 यूनिट का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 7 यूनिट का। और टोटल कितना है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा 16 और 8, 16 एंड 8 24 है आपके पास, तो ये है आपके पास 24 है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो काफ़ी बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया, ये काफ़ी बच्चे भी सोच रहे हैं कि कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़, आप इसको या तो 12 से कैंसिल कर दो या आप सीधा 24 से भी काट सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1710 आ जाएगा, 1710 आया, 17 का 7 गुना किया 119 और फिर 2 जीरो लग जाएंगी और यहाँ पे 70 और आ जाएगा तो 11970 आ जाएगा, तो 11,970 आ गया। ठीक है जी। और अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स, अगर 9,000 का आपने 10% के हिसाब से प्रॉफिट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम जानते हैं कि 1,000 जो होंगे 1331 बन जाएंगे। 1,000 अगर 1331 बन जाएंगे तो 1,000 यूनिट की वैल्यू अगर 9,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 9। तो आपने अमाउंट रिसीव्ड बताना है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने देखा भाई, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो या आप
1300 को कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्टली करोगे क्योंकि 111 नहीं है जो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1300 का 9 गुना किया आपने तो ये आ जाएगा 979, क्योंकि ये 179, ठीक है 979 आ जाएगा, 1179 आ जाएगा, 11979। बहुत क्लोज है, बहुत ही क्लोज हैं सारे नंबर्स। तो आपके पास है 70 70 और ये सिर्फ 9 ज़्यादा है ये वाला। तो आप देखोगे 11970, 11970, 11979, ये तीनों बराबर हैं और ये इससे बड़ा है ना। अब बराबर के लिए कौन सा साइन यूज करना है आपने? सी। और बड़े के लिए कौन सा साइन यूज करना है आपने? बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी बी। सी बी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। किस किसने निकाल लिया था जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे? सर क्वांटिटी वन दोबारा समझा दो, मैं बता देता हूं क्वांटिटी वन, एक बार फोकस रखो सारे के सारे बच्चे। क्वांटिटी वन क्या है कि आपके पास 12,000 रुपए थे, ये आपका सीपी था, आपने मार्कअप कर दिया उसका 15% से। इसका 15% कितना होता है? 1800। तो आपने 1800 से मार्कअप कर दिया, 1800 से आपने मार्कअप कर दिया और उसके बाद आपने 500 का डिस्काउंट दे दिया। तो 1800 माइनस 500 यानी कि 1300 ही बढ़ेगी वैल्यू, 1300 बढ़ेगी वैल्यू, तो 1300 बढ़ा दी हमने यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। 1300 बढ़ाने के बाद ये कितनी हो जाएगी? 13,300 हो जाएगी वैल्यू। या फिर आप डायरेक्टली बढ़ा भी सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने इसको, बस ये इसको 13,800 बताया आपने, 500 कम किया, 500 कम किया, 13,300 आ गई वैल्यू। और उसके बाद आपने 10% और कम कर दिया, मतलब 1330 कम कर दिया। तो 1300 कम करोगे 12,000 आ गया, 30 और कम करोगे 11,970 आ जाएगा, तो वो तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ गया, क्योंकि 10% का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट भी तो मिला है ना इसको, यहाँ पे कैशबैक मिला है। अब एक ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है जिसमें nth टर्म निकालनी होती है आपने, देखते हैं कितने बच्चे इसमें nth टर्म निकाल के दिखाएंगे मुझे। nth टर्म बताओ कौन सी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सर ऑप्शन समझ नहीं आया, ऑप्शन समझ नहीं आया, रुको 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 रुको, ऑप्शन समझ नहीं आया तो एक बार हमारे पास जो वैल्यूज आई थी 11,970, देखो क्या क्या वैल्यूज आई थी क्वांट में बता देता हूँ। आपने क्या करना है, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, क्वांटिटी थ्री। क्वांटिटी वन की वैल्यू आई थी 11,970, क्वांटिटी टू की वैल्यू आई थी 11,970 और इसकी वैल्यू आई थी 11,000 ये। तो आप पहले साइन लगा दो, साइन लगाया आपने, इक्वल का साइन और ये ग्रेटर का साइन, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो बच्चे भी लगा देंगे छोटे से। तो मतलब कह रहे कि अगर आपने इस साइन को लगाना है तो इसका मतलब ए है, इस साइन को लगाना है तो इसका मतलब बी है, इस साइन को लगाना है मतलब सी है, इस साइन को लगाना है मतलब डी है, इस साइन को लगाने का मतलब ई है। तो आपने इक्वल लगाया है, इक्वल का मतलब क्या है? ये सी है ना, इक्वल का मतलब अगर आप देखो तो सी है इक्वल का मतलब, तो इक्वल का मतलब है सी, तो उसकी जगह रख दिया सी। और उसके बाद ये है साइन, इस साइन का क्या मतलब है? बी, तो यहाँ पे आपने बी रख दिया, तो आपका आंसर आ गया सी बी। सी बी आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट से इस सवाल को बनाएंगे जो आपके सामने है। nth टर्म बतानी है, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे इसके अंदर nth टर्म कौन सी है। बताओ 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 जल्दी बताओ। 4 2 2 3 6 15 2 8 3 5। तो ये जो 2 8 3 5 है ये कौन सी टर्म है? सवाल ये है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। बच्चों पहली बात तो आपने ये देखनी है कि हम 6th टर्म तक तो पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे ना ये 6th टर्म है जो आप देख रहे हो, 6th टर्म है, उसके बाद कितनी टर्म और आगे जाना है, और हमें क्या चाहिए? 2835। तो एक बार मैं 2835 इरेज कर रहा हूँ। हम थोड़ा सा इसमें पता है बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल रहता है, देखो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। यहाँ नंबर देखो 1 टाइम्स हो रहा है। पहली बात तो पैटर्न की पहचान कर लो, यहाँ नंबर 1.5 गुना हो रहा है, यहाँ नंबर 2 गुना हो रहा है, यहाँ नंबर 2.5 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा फिर? इसके बाद नंबर 3 गुना होगा, यानी कि 45 हो जाएगा। उसके बाद नंबर क्या होगा? 3.5 गुना होगा। मैं एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट करूंगा, अब कैसे करना चाहो तो कर भी सकते हो, लाइक
40 प्लस माइनस 5 ही है वो, 1600 में से आपने 25 ही कम करना है, 1575 आ जाएगा, 157.5 आएगा। कर सकते हो आप कैलकुलेट। ये 7th टर्म हो गई, ये 8th टर्म हो गई। इसका करना है आपने 4 गुना, इसका करना है आपने 4 गुना। हमको क्या चाहिए, ये 157.5 है, इसका 4 गुना करेंगे आप तो आपको पता है यहाँ पे कि 615 के आसपास कुछ आएगा, और फिर उसका 4.5 गुना करना है। आप जानते हो कि 6 का 4 गुना 24 होता है, तो 2400 के आसपास चले गया नंबर यहाँ पे, ये 2400 के आसपास चला गया ये नंबर। तो यही यहाँ पे जो टर्म आएगी वही है 2835। तो ये कौन सी टर्म है आप देख लो, ये 6th टर्म, ये 7th टर्म, ये 8th टर्म, ये 9th टर्म, और फिर होगी 10th टर्म। तो आपका आंसर आ जाएगा 10th टर्म, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद जो नंबर होगा वो इसका 5 गुना हो जाएगा, और 2835 का 5 गुना 14,000 के आसपास जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये आएगा तो 10th पे ही आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता ना उसके बाद आ सकता है। इसी चीज का अंदाजा लगाना होता, पूरी नहीं कैलकुलेट करनी होती। इसको एपीजीपी से करेंगे क्या, मतलब ही नहीं है। एपीजीपी से करेंगे, अंदाजे से करेंगे इसको, बस इसको सिर्फ और सिर्फ अंदाजे से करेंगे। इसमें और कोई भी तरीका नहीं लगाना आपने, कोई भी तरीका नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ प्योर अंदाजा इसमें लगेगा। एपीजीपी अगर आप लगाओगे तो लेंदी कर दोगे बिना बात का सवाल को। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना इसके अंदर। भाई इसमें करना ही क्या है, आपको पता है कि 2835 इस सीरीज पे तो आता ही आता है। एक बात बताओ, 2835 तो इस सीरीज में आता ही आता है, और वो आएगा, ये श्योरिटी है। कहां पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, ये सवाल होता है। ठीक है, अब एक बार क्विक देख लो दोबारा से। हमने सिर्फ अंदाजा लगाना होता है और कुछ भी नहीं। मैं एक बार दोबारा बताऊंगा जरूर, एक बार ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे। यहां तक की टर्म आपको पता है ना, यहां तक की टर्म आपको पता है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है, ये सेवन्थ आएगी, फिर एट्थ आएगी, फिर नाइन्थ आएगी, फिर 10th आएगी, फिर 11th आएगी, ज़रूरत होगी तो 12th भी आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 से, यहाँ 1.5 से, यहाँ 2 से, यहाँ 2.5 से, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे फिर 3.5 से। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से। आगे किससे करोगे 4.5 से। ठीक है जी, इतनी बात है हमारे सामने। तो एक बात तो इतनी आपके सामने है, समझ पा रहे होगे आप सारे के सारे बच्चे, कि यहां पे है 2835। क्या है नंबर हमारे पास 2835, और 2835 और लास्ट जो नंबर हमारे पास है वो 15 है। आपने ये चीज नोटिस किया, ये नंबर 15 है। इसको किसी 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 नंबर से मल्टीप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा 2835। तो 2835 को 15 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे 189 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 189 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तब जाके मुझे 2835 मिलेगा। मतलब मुझे 15 को ना 1839 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 189 से, सॉरी। तो मिल जाएगा। 189 किससे बन रहा है, 3 3 9, 0.5 छोड़ दो, सिर्फ अंदाजा लगाओ। 3 3 9 और लगभग 10 के आसपास पहुंच गया यहाँ पे नंबर, यहाँ 10 के आसपास पहुंच गया। 10 4 40, यहाँ 40 के आसपास पहुंच गया, या 40 से ऊपर ही चल रहा होगा। और 40 4 160, 160 नहीं आएगा, 170 80 या 189 ही आएगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप करोगे 5 से मल्टीप्लाई तो 170 का 5 700 बन जाएगा, तो वहां तक तो जाना ही नहीं है। तो मतलब इसी टर्म तक जाना है, बस इन्हीं 4 टर्म में आंसर आ जाएगा आपका, इसी 4 टर्म में आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर 10th टर्म पे आएगा। बात खत्म। इस तरीके से चेक कर लेंगे, ये भी बहुत लाजवाब तरीका है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जल्दी बताओ। ऑप्शन से क्या करना है इसके अंदर, इसी तरीके से करेंगे। 2 तरीके मैंने आपको बताया, दोनों ही बढ़िया हैं। अब जरा यहाँ पे क्वांटिटी 1 2 3 कंपेयर करो जरा, सेम तरीके से, जल्दी करना, तेजी से, समय हाथ से निकलता जा रहा है। जल्दी जल्दी करो, सियाने बच्चे बन के। जो लेट आए हैं वो सेशन को शुरू से जो भी आपने मिस किया वो जरूर देखना, बहुत अच्छा है। लाइक करो गाइस, सौरभ कह रहे हैं, तो सौरभ की बात मान के सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं।
चलिए जी देखते हैं यहाँ पे फटाफट से और शुरुआत करते हैं। देखो आपने वैल्यू ऑफ ए बतानी है पहले। तो ए क्या है? कह रहा है रामा ने ना ए इन्वेस्ट किया है, ए इन्वेस्ट किया, ये उसका प्रिंसिपल है, हमने प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है बेसिकली। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है हमने। कह रहा है ए ने यहाँ ए की इन्वेस्टमेंट की 2 सालों के लिए R% के रेट पे। ठीक है, तो 2 सालों के लिए R% के रेट पे मतलब 2R% इंटरेस्ट आ जाएगा। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट की है सेम सम की सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए R+5% के रेट पे, तो 2 इंटू R+5% इंटरेस्ट आ जाएगा। और वो क्या होता है? वो क्या होता है? 2R+10%, 2R% प्लस 10% इंटरेस्ट होता है वो। फिर वो कह रहा है कि जितना यहां पे आया है ना और जितना यहां पे आया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20 रुपए। पर हमें दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो इस 10% की वजह से आ रहा है। तो 10% की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 20 है। अगर बच्चों 10% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 रुपये आ जाएगी। मतलब ए की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल यानी कि 100% 200 है। बहुत ईजिली कह सकते हैं हम। तो बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू तो आ गई है कि वो 200 है। इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, बड़ा ही आसान था ये तो। ए की वैल्यू आ गई है 200। बी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो बी कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया हमने 2 सालों के लिए 10% पर एनम पर और 68 लेस कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। जबकि 250 रुपये जब हमने इन्वेस्ट किए 2 साल 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो कंपैरिजन किया जा रहा है दो अलग अलग सिचुएशंस में। तो 2 सालों के लिए जब 10% पे पैसा इन्वेस्ट होता है तो 10 + 10 + 10 इंटू 10/100 यानी कि 21% इंटरेस्ट आता है। हम ये चीज जानते हैं। और इसी के साथ ही जब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहां कितना इंटरेस्ट आता है? 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 यानी कि 44% इंटरेस्ट आएगा। यहां पे हम ये जानते हैं। ऊपर वाले केस में प्रिंसिपल नहीं है अपने पास, नीचे वाले केस में तो है 44% ऑफ 250। बच्चों 44% ऑफ 250 निकाल लो या 25% ऑफ 440 निकाल लो, बात तो एक ही है। तो वो कितना आ जाएगा? 110। तो ये जो पूरे के पूरे यहाँ पे पूरे के पूरे इंटरेस्ट की बात हो रही है वो 110 है, हम ये कह सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो कह रहा है 68 लेस देन द कंपाउंड इंटरेस्ट। जो 110 है इससे 68 कम, 110 में से 68 आपने घटाना है। बच्चों 42 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? 42 मतलब यहाँ पे जो ऊपर इंटरेस्ट आया पहले केस में वो 42 है, मतलब 21% की वैल्यू 42 है क्योंकि ऊपर तो 21% इंटरेस्ट आया। 21% की वैल्यू 42 है तो 1% की वैल्यू 2 हो गई, तो 100% की वैल्यू 200 हो गई। तो हम कह सकते हैं बी की वैल्यू भी 200, बी की वैल्यू में भी हमें कह सकते हैं कि 200 आएगी। ए की वैल्यू तो 200 आई थी, बी की वैल्यू भी 200 आएगी। यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200। अब कह रहे हैं रामू इन्वेस्टेड ₹C इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 10% पर एनम। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों के लिए 10% के रेट पे मतलब 20% इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है जी। Get 2.5 rupees less interest than the interest received by same sum invested in compound interest for the same period of time and same period of interest। तो यार 10% जब आप इन्वेस्ट करते हो, 10% अगर आप इन्वेस्ट करते हो 2 सालों के लिए तो इट बिकम्स 10 + 10 + 10 इंटू 10/100 यानी कि 21% बन जाता है। तो 21% आएगा उधर। तो ये 20 जो है 21 से कितना कम है? 1% कम है। पर ये 1% जो है ये तो कहा जा रहा है कि 2.5 के बराबर है। अगर 1% बच्चों 2.5 के बराबर है तो 100% 250 के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी 3 जो होगी वो 250 होगी। बिल्कुल कह सकते हैं हम। तो तीनों क्वांटिटी क्या है? तीनों क्वांटिटी क्या है? 200, 200 एंड 250। ये हैं तीनों क्वांटिटी। तो अगर ऐसा है साइन लगा दो। इधर तो इक्वल का साइन लगेगा, मतलब यहाँ पे सी आएगा, और यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगेगा, यहाँ पे फिर बी आएगा, तो सी बी ही आंसर आएगा। सी बी। अब यहाँ पे बताना है आपने व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। बताओ जल्दी से बताना फटाफट से, सारे के सारे बच्चे, देरी नहीं करनी। सेकेंड क्वांटिटी रिपीट की जाए। सेकेंड क्वांटिटी में क्या हो गया भाई ऐसा?
आपने दो अलग अलग केसेस में निकाला। अब 250 रुपीज का 2 ईयर्स का 20% का इंटरेस्ट आया 110 रुपये, बहुत इजीली। अब ये 110 से 68 कम ऊपर आया, 68 कम मतलब 42 ऊपर आया, तो ऊपर कितना आएगा 10% 2 सालों के लिए मतलब 21%। 21% की वैल्यू 42 है तो 1% की वैल्यू 2 और 100% की वैल्यू 100, 200। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, ऐसा सवाल छोड़ देते हैं पेपर में। देखो वो कह रहे हैं कि देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 2 meters around it inside a rectangular park। एक रेक्टेंगुलर पार्क है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर पार्क है आपके पास, उसमें एक पाथ बनाया हुआ है 2 मीटर इनसाइड। कुछ ऐसा आप कह सकते हो, कुछ ऐसा आप कह सकते हो बच्चों। ये वो पाथ है जो बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज है, ध्यान से समझना। अब कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द पार्क डिक्रीजेस बाय 4 मीटर्स इट कन्वर्ट्स इनटू अ स्क्वायर। मतलब कहने की बात है कि लेंथ जो है वो ब्रेड से 4 ज़्यादा है, वो ये कहना चाह रहा है इस लाइन से, उस लाइन से यही तो कहना चाह रहा है कि लेंथ ब्रेड से 4 ज़्यादा है। क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आप मतलब अगर एक सिंपल सी बात है, अगर ब्रेड्थ है b तो लेंथ होगी b+4। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। कह रहा है अगर आप लेंथ को 4 कम कर दोगे ना तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अगर b+4 को 4 कम कर दूंगा तो b बन जाएगा, और b और b बराबर हैं तो बेसिकली मतलब वो स्क्वायर ही तो बन गया अगर लेंथ ब्रेड दोनों बराबर है तो लेंथ जो है ब्रेड से 20 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ये कहने की बात है। चलो जी, अब उसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ पाथ इंटू 4/3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाथ इंक्लूडेड। तो वो क्या, एक तरह से देखो एरिया ऑफ पाथ है, कह रहा है उसका 4/3 कर दो। ठीक है, पाथ की जगह मैं ट्रैक लिख देता हूं, ट्रैक से थोड़ा ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रैक इंटू 4/3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क। तो एरिया ऑफ ट्रैक इज एरिया ऑफ, यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगी आपके पास ट्रैक के एरिया की और पार्क के एरिया की, वो क्या आ जाएगी, ट्रैक का एरिया और पार्क का एरिया, इसकी रेशियो आ गई 3/4। मतलब पूरे पार्क के 3/4 एरिया में ट्रैक बना हुआ है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि इधर पाथ इंक्लूडेड है ना। तो पूरे पार्क के 3/4 एरिया में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रैक बना हुआ है। ये दूसरी चीज हमें इसने दे दी। ठीक है जी, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब अगर आपने ये सारी चीजें देख ली हैं, ये सारी चीजें नोटिस कर ली हैं, हम कैलकुलेट क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर देख ली हैं, ये दो चीजें हमने देख ली हैं, तो इसके अंदर हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, क्या हम एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं क्या हम? बताइए आप, इज इट पॉसिबल? एरिया ऑफ पाथ निकाला जा सकता है। अब आप एक बार नोटिस करो, हमारे पास l-b की वैल्यू है, तो आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो बाहर वाला एरिया जो बाहर जो लेंथ है वो l है और b l है और ये b है, हम जानते हैं। अंदर जो होगा इधर से 2 कम हो जाएगी, इधर से 2 कम हो जाएगी, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो होगा l-4 होगा और ये b-4 होगा। ट्रैक का एरिया क्या आएगा? अगर आप ट्रैक का एरिया निकालेंगे तो पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया LB और माइनस क्या करेंगे आप, l-4 इंटू b-4। तो आपने क्या किया, एक तरह से पूरे पार्क के एरिया में से ये अंदर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही तो किया आपने। तो LB यहाँ पे है और यहाँ क्या बन जाएगा, LB, L इंटू बी कर दिया आपने। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे 4L से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे -4B से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आपने इतना कर दिया, उसके बाद -16 भी आ गया, यही तो होगा। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये LB आया, ये -LB आया, ये +4L आया, ये +4B आया, ये +16 आ गया। अब ये तो ये कट गया आपके सामने, ये कैंसिल हो गया, बट ये क्या आया, 4 इंटू L प्लस बी प्लस 16। पर क्या निकाल सकते हो आप, आपके पास तो l-b की वैल्यू है, l प्लस बी की वैल्यू कहाँ है ही नहीं आपके पास, तो प्लस आएगा ना, हमें तो माइनस चाहिए। आप कह रहे हो निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। कैन वी कैलकुलेटेड, क्या ये पॉसिबल है कैलकुलेट करना? जल्दी से बताना फटाफट से, सारे के सारे बच्चे।
बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, आंसर करो। आप एक दूसरे का देख के क्यों आंसर कर रहे हो? बाकी कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो, तो वो बाकियों का क्यों देख रहे हो? अपना बताओ क्या आंसर होगा। देखो अब समझो मेरी बात को ध्यान से। आपको ये पता है, इसमें ये तो चीज़ मैंने निकाल ली, ये तो आपके सामने निकाल लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया, और कैसे कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल पाथ है आपने देख लिया। कई बच्चे थोड़े से क्लियर हैं अपने आंसर्स को लेके, कई बच्चे थोड़े से परेशान भी हैं। चलो सुनो ध्यान से। अब आपने बेसिकली ना ये छोटा सा मार्जिन निकालना है कि ये मेन आपके पास क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ का इशू है ना। लेंथ और ब्रेड्थ का इशू है कि वो क्या होने वाली है और किस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करोगे। आपको इसका ध्यान आया कि ये भी आपको दिया हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ है इससे आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी जो लेंथ और ब्रेड्थ की होगी। आपको पता है कि ये क्या है, L माइनस। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझना, ये जो है आपको जो दिया गया ये ट्रैक का लेंथ है, ये ट्रैक का लेंथ ब्रेड्थ है, आपको पता है। तो ट्रैक का लेंथ और ट्रैक का एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इस पूरे के पूरे ये ट्रैक का एरिया है मैं कह सकता हूँ, और ये जो है पूरे के पूरे पार्क का एरिया है। ट्रैक का एरिया है, पार्क का एरिया है, और आपके पास उनकी रेशो है। तो एक तरीके से आपके पास एक और इक्वेशन है जो दो वेरिएबल में है। एक इक्वेशन ये रही दो वेरिएबल में, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या मैं एल और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं यार, क्या दिक्कत है। और एल और बी की वैल्यू आ गई तो सब आ गया, ये भी आ गया, और एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगुलर पाथ सब आ जाएगा यार, क्योंकि सब कुछ आ गया आपके पास। एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। तो भाई आप साइड तो बता सकते हो ना कि यहां पे स्क्वायर अगर बन जाएगा, क्योंकि 4 मीटर कम कर दोगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का जिक्र ऊपर किया हुआ है, इट कन्वर्ट्स इनटू अ स्क्वायर। तो उसको स्क्वायर बना दोगे तो उसमें एरिया इंस्क्राइब, सर्कल को इंस्क्राइब करके बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई साइड के बराबर डायमीटर हो जाएगा, और उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर देंगे। और उसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द, बिल्कुल वो भी बता सकते हैं, सब कुछ ही बता सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके पास एक और इक्वेशन बन रही है जो दो वेरिएबल में है, एल और बी में, और एक ये रही, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एल और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर एल को 4 प्लस बी नहीं रख सकते? बच्चों रख सकते हो, सिंगल वेरिएबल बन जाएगा, एल को 4 प्लस बी रख दो, यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दो। बात वही है ना कि आप कैलकुलेट कर पा रहे हो ना, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसमें पुट करके कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब दो वेरिएबल दो इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे हो ना। आप सभी जानते हैं कि आप सबके ये बैचेस आ रहे हैं बच्चों। सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी जो आपका जो डे 2 है वो कल है, बाकी सारे इसी पेपर में आपकी एक बहुत अच्छी डीआई भी आई हुई थी, वो भी डिस्कस करेंगे। और आप में से जो बच्चे हाई लेवल पीओ मेंस की, आईबीपीएस पीओ मेंस की, एसबीआई पीओ मेंस की, आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए मैंने हाई लेवल बैच अनअकैडमी पर स्टार्ट किया हुआ है बच्चों, यही मौका है, इसको मिस मत करो। प्री हो गया है, मेंस निकाला जा सकता है अगर आप तगड़े तरीके से तैयारी करो तो हाई लेवल अरिथमेटिक डीआईज, हाई लेवल डेटा सफिशिएंसी, हाई लेवल अरिथमेटिक फिलअप्स, हाई लेवल वर्ड प्रॉब्लम्स जो एग्जैक्टली आईबीपीएस पीओ मेंस या एसबीआई पीओ मेंस लेवल के हैं, वो मैं डिस्कस करा रहा हूँ। शाम 4:30 बजे आज क्लास है अनअकैडमी प्लस पर, इस बैच को ज्वाइन करो आप, 4:30 से 6:30 वाली क्लास अटेंड करो अगर आप करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो। इसके अलावा आपका जो बच्चा बेसिक से तैयारी करना चाहता है, जिनका आईबीपीएस पीओ क्लियर नहीं हुआ, जिनका आरआरबीज क्लियर नहीं हुए हैं, जिनका एसबीआई पीओ भी अच्छा नहीं हुआ है, तो वो सब बच्चे बिल्कुल बेसिक से इस बैच से तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसकी बैच की क्लास अभी 11:30 बजे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूं मैं। सिंप्लीफिकेशन खत्म करने के बाद नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, फिर क्वाड्रेटिक, और फिर हम अरिथमेटिक की शुरुआत कर देंगे परसेंटेज के साथ, बहुत डिटेल्ड मैनर में। और कल से ही डीआई का बैच भी स्टार्ट हो गया आपका, प्री लेवल डीआई का। तो जो बच्चा एनरोल करना चाहता है कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 दिसंबर से फीस हाइक हो रही थी, आप सब बच्चों के बहुत सारे मेल आ रहे हैं आप सब बच्चों के, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास वहाँ पे मेल पहुँचे हैं। तो इसी वजह से अनअकैडमी ने अपनी फ़ीस को थोड़ा सा, फीस हाइक को थोड़ा डिले कर दिया। ये फीस हाइक 21 से 25 के बीच में होगी बच्चों, तो जो बच्चे आना चाहें आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो 4/3 वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ साक्षी, मैं अभी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप में से जो बच्चा अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहे कर सकता है। 21 से 25 दिसंबर के बीच में ये फीस हाइक हो जाएगी, तो पहले सब्सक्राइब कर लो आप अनअकैडमी प्लस को। और आप सब जानते हैं कि ये आप, अभी एक बच्चे का डाउट भी था तो मैंने उसको कहा था कि लास्ट में क्लियर करते हैं। बच्चों मान लो आप 12 या 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेते हो, फर्ज करो 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आप, 7200 रुपीज़ फीस है, और
आप नीचे रेफरल कोड पुट करोगे जब TT10 और अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी फीस हो जाएगी 6480। और 6480 बच्चों आप फीस पे करते हो तो ये सिर्फ क्वांट की फीस नहीं है, ये क्वांट, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश सभी टीचर्स के सभी सब्जेक्ट्स की फीस है ये वाली, ठीक है। ये फीस आप पे करोगे तो ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल टीचर्स की अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आपको क्लासेस की, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। और जिस बच्चे को 4/3 वाला क्लियर नहीं हुआ, बच्चों 4/3 से ना सिर्फ रेशो दी हुई है कि एरिया ऑफ पाथ 4/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पाथ इंक्लूडेड। तो पूरे पार्क में 4/3 पार्क तो एरिया पाथ ने लिया हुआ है। देखो आप इसका पूरे पाथ का अगर 4/3 कर रहे हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आ रहा है, इसको उल्टा कर दो, यहां पे ले आओ, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो रेक्टेंगुलर पार्क का 3/4 करोगे तो पाथ का एरिया आ गया। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ट्रैक का और पूरे पार्क के एरिया की रेशियो 3/4 दी हुई है। तो ठीक है, यहां से उठा के एल और बी के फॉर्मेट में जैसे यहां पुट किया था वैसे यहां पुट कर दो, एल और बी में एक और इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। फाउंडेशन बैच का टाइम है 11:30 to 1:30। मेंस लेवल बैच का टाइम है 4:30 to 6:30। जो बच्चा आना चाहे, तगड़ी तैयारी करना चाहे, मोस्ट वेलकम। जो बच्चा अफोर्ड ना कर सके, आपके लिए मेरे एंड से जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं करता हूं। और जितनी मेंस लेवल की फ्री क्लासेस मेरे एंड से होती हैं, आई डोंट थिंक कहीं पे होती होंगी, ये सब आप जानते हैं। तो बैलेंस बनाते हुए हर चीज़ों का आपके साथ हूं मैं, आप भी मेरे साथ रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कल डे 2 में मेंस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। आज की क्लास की PDF आपको स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बाय बाय।